हिंदी साहित्य की एक और क्लास पुरानी हिंदी में आपका स्वागत है। ये जो हिंदी साहित्य के वीडियो हैं इसके पहले स्टडी विद शरण आईएएस चैनल पे अपलोड होते थे। आप पुराने जो क्लासेज हैं वो स्टडी विद शरण आईएएस में देख सकते हैं सीधे जा कर के, या यहाँ से लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप देख सकते हैं। पुराने हिंदी के पहले की जितनी क्लासेज हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, इसके अलावा हिंदी साहित्य सेकंड पेपर की क्लासेज जैसे आंचलिक उपन्यासों की विशेषताएँ, आंचलिक उपन्यास, सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास मैला आंचल, गोदानिक महाकाव्यात्मक उपन्यास, महाकाव्यात्मक औदात्य से उक्त लंबी कविता, राम की शक्ति पूजा, इस तरह से जो क्लासेस अपलोड हुई हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी इसके, और आप स्टडी विद शरण आईएएस में जाकर सीधे देख सकते हैं। हिंदी की पाठशाला चैनल जिसकी ये पहली वीडियो है, इसको मात्र इसलिए शुरू किया गया कि हिंदी साहित्य के विद्यार्थी जो हैं, जो चाहे कोई सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम हो या हिंदी साहित्य का हो, जो सिविल सेवा की परीक्षाओं में जो सिलेबस है या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में जो सिलेबस है, उसको संपूर्ण रूप से इस चैनल पे केवल हिंदी साहित्य संबंधित सारे वीडियो कवर किए जाएंगे, सारे क्लासेस इसमें डाली जाएंगी। हिंदी साहित्य का संपूर्ण सिलेबस इसमें आपको मिलेगा, और जिससे दूर दराज के छात्र जो बाहर नहीं जा पाते हैं, दिल्ली या इलाहाबाद नहीं जा पाते हैं तैयारी करने, उनको इससे पूरा लाभ मिले हिंदी साहित्य के। अगर हिंदी साहित्य वो लेना चाहते हैं तो एक संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण पाठ्यक्रम वीडियो के रूप में उनको यहाँ मिल जाएगा। वो इसी को केवल इसको पढ़ करके, ऑथेंटिक सोर्स से इसको तैयार किया गया है, तो इसको पढ़ करके वो अपनी परीक्षाओं को एक मुकम्मल रूप दे सकते हैं। पुस्तकों की जानकारी उनको यहाँ से मिल सकती है जो समय समय पर अलग अलग वीडियोज़ में डाली जाएंगी। तो और सारी क्लासेज हिंदी फर्स्ट पेपर में जो भी पाठ्यक्रम है, हिंदी सेकंड पेपर में सिविल सेवा में जो पाठ्यक्रम है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो पाठ्यक्रम है, या इसके अलावा अन्य स्टेट की सर्विसेज में अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको भी, उसकी अतिरिक्त वीडियो भी इसमें डाली जाएगी। और पहली हिंदी की पाठशाला की इस पहली वीडियो में पुरानी हिंदी है, इसमें आपका स्वागत है। इसके पहले की वीडियो हम बता चुके हैं कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, ये सब सारी वीडियो आप स्टडी विद शरण आईएएस में जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं पुरानी हिंदी। हम जानते हैं कि जो वेद हमारे लिखे गए हैं वो संस्कृत में लिखे गए थे, तो जो शुरुआती संस्कृत उसे वैदिक संस्कृत कहा गया। वैदिक संस्कृत। इसके बाद अगली अवस्थाई जो इसका सरलीकृत थोड़ा रूप आया तो लौकिक संस्कृत। इसके आगे आया पाली। पाल से सरलीकृत, पाली भाषा विशेषकर महात्मा बुद्ध जी ने अपनी भाषा का माध्यम पाली को ही बनाया था। तो पाली के बाद प्राकृत, अगली अवस्था आई प्राकृत की। प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया। अपभ्रंश के बाद, सॉरी यहाँ लिख देते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद अवहट्ट। ये विकास क्रम है। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट। इसके बाद अगली अवस्था पुरानी हिंदी है। इसी समय क्षेत्रीय हिंदी की विभिन्न बोलियों का विकास होता है। अवधी, ब्रजभाषा, हड़ौती, मेवाड़ी, मतलब तमाम सारी जो हिंदी भाषाएं डेवलप होती हैं, मैथिली, संथाली, ये सब जो हिंदी से डेवलप हुई, बुंदेली, तो ये सब यहीं से डेवलप होनी शुरू होती हैं। और पुरानी हिंदी एक ऐसी अवस्था है जहाँ से प्राचीन आर्य भाषाओं या मध्यकालीन आर्य भाषाओं और आधुनिक आर्य भाषाओं, आधुनिक आर्य भाषा और प्राचीन या मध्यकालीन आर्य भाषा, इसके बीच की कड़ी या संक्रमण फेज है। ये जो है संक्रमण फेज है, इसके बीच की कड़ी है या पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी इन दोनों, मध्यकालीन आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा, जो हम वर्तमान हिंदी पढ़ रहे हैं, इसके और ये अपभ्रंश, अवहट्ट, पूरा पाली, प्राकृत, इसके बीच की विभिन्न संक्रमण का फेज है, जो हिंदी का स्वरूप अब अवहट्ट से हट करके पुरानी हिंदी, हिंदी का जो आधुनिक स्वरूप है उसका रूप धारण कर रही थी, उसके व्याकरण का स्वरूप निश्चित हो रहा था। तो ऐसी अवस्था ही पुरानी हिंदी है। इसको सर्वप्रथम नाम जो दिया था वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया था। किसने दिया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने
और इसका जो समय है ये 13वीं से 14वीं शताब्दी। इसी दौरान ये डेवलप हुई है, 13वीं से 14वीं शताब्दी। हम जानते हैं इसके बाद ही इसी समय विद्यापति हुए या अमीर खुसरो हुए, स्वयंभू। ये कहने का तात्पर्य ये जो आदिकाल है, आदिकाल का लगभग समय ही होता है, इससे थोड़ा सा पहले का रहता है। तो इसमें जो शब्द यूज हुए हैं आदिकाल के कवियों में, जैसे स्वयंभू हुए, रोडाकृत राउरबेल हुआ, इसमें कुछ ग्रंथ हम नाम लिख देते हैं। रोडाकृत राउरबेल, इसमें मिल जाते हैं इसके पद। स्वयंभू की रचनाएं, विद्यापति के कुछ पदों में, इस तरह से तमाम सारे मिलते हैं उनके अमीर खुसरो के पदों में। बहुत सारी रचनाएं इस तरह से हैं जो पुरानी हिंदी के स्रोत के रूप में आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये इनके स्रोत मिल जाते हैं और यहीं से हम देख सकते हैं कि पुरानी हिंदी किस तरह से अभ्रंश औहट के केचुल को उतारते हुए नई हिंदी में रूपांतरित हो रही थी। अब इसकी जो विशेषताएं थी, विशेषताएं लगभग वही हैं जो धीरे धीरे स्थापित हो रही थी पाली से। जैसे इसके जो स्वर थे, स्वर में वही चीज़ें थीं। स्वर में अगर ह्रस्व देखा जाए तो आ, ई, ऊ, ए, इस तरह से। दीर्घ में बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, इस तरह से ए, ऐ, ओ, ओ, ये दो ऐ और ओ, ये औहट्ट में ही आ गए थे। औहट्ट में स्वर पाली में लुप्त हो गए थे। ये हम जानते हैं कि ये एक संस्कृत एक संयोगात्मक भाषा है, इसमें जुड़ते हैं परसर्ग और जितने भी इसके अक्षर अधिकतर जुड़ाव इनमें होता है। और आधुनिक हिंदी में विलगाव होता है, अलग अलग अक्षर लिखे जाते हैं। तो ये वियोगात्मक भाषा है, वो संयोगात्मक भाषा संस्कृत। तो वियोगात्मकता की स्थिति जो है ये और स्पष्ट होने लगी थी। और ऐ और औ, ये जो औहट्ट में भी आए थे, पाली में लुप्त हो गए थे। संस्कृत से पाली में जब पाली शुरुआत इसमें से लुप्त हो गए थे, इसमें जो आए थे तो ये स्पष्ट होने लगे। जैसे बैल, चौड़ा, ये और प्रचलित शब्द हो गए, प्रचलित, इनका प्रचलन बढ़ गया। री, हम जानते हैं री का जो है आ, ई, ऊ, री के रूप में प्रयोग हो रहा था। तो ये प्रयोग चलता रहा। जैसे कृष्ण, कन्ह, नृत्य, नच, इस तरह से प्रयोग चलते रहे। री के अलावा अगर हम देखें तो पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी का जो भेद है वो भी स्पष्ट होने लगा था। पूर्वी हिंदी, जैसे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, हम लिख देते हैं पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। इसमें जो भेद था, जैसे पूर्वी हिंदी में क्या था कि ना का ड़ा का ना हो रहा था, ना। जैसे चरण का चरण, यहाँ पर ना का ड़ा हो रहा था। पश्चिमी हिंदी में ना का ड़ा। हम अब आधुनिक भाषाओं में देखते हैं तो वहाँ उधर पश्चिमी हिंदी में ड़ा का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो ना का ड़ा हो रहा था, तो तृण का तृण। इस तरह से ये परिवर्तन हो रहा था। पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी का रूप स्पष्ट हो रहा था। स्वर दीर्घीकरण की, स्वरों के लोप होने की, ये सब प्रवृत्तियाँ अभी भी चल रही थीं। जैसे
जो स्वर अपने आप परिवर्तित हो रहे हैं, जैसे दिवस, स्वरों का परिवर्तन जो है, जैसे दिवस है तो देवस, दीवारी, दीपावली का दीवारी। अनुनासिकीकरण की प्रवृत्ति चल रही थी, अनुनासिकीकरण की प्रवृत्ति, जैसे अनुनासिकीकरण देख लीजिए, अनुनासिकीकरण की प्रवृत्ति, जैसे नग्न का नंग, इसी तरह से छाया का छां, इस तरह से नई प्रवृत्तियाँ, ये प्रवृत्तियाँ चलती रहीं। और जो और सारी प्रवृत्तियों में अगर हम देखें तो जो इस समय जो प्रवृत्तियाँ थीं, पाली प्राकृत अपभ्रंश में जो प्रवृत्तियाँ थीं, वो प्रवृत्तियाँ लगभग चलती आ रही थी। पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं जो सारी प्रवृत्तियाँ हैं, जो अलग प्रवृत्तियाँ थीं उसको हमने इसमें बता दिया। इसी तरह से छतपूर्वक दीर्घीकरण की जो प्रवृत्ति थी, छतपूर्वक दीर्घीकरण मतलब अगर धर्म है, ये पाली में ही शुरू हो गया था, तो धम हो गया था उसका, और फिर धाम, कर्म, कम और काम, ये पाली से चला आ रहा था। ये अभी भी इसकी प्रवृत्ति अभी भी व्यापक और हो गई थी। क्षति, इसको कहते हैं क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण, क्षतिपूरक दीर्घीकरण, ये प्रवृत्ति भी अभी बनी हुई थी। इसके अलावा अगर हम व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में भी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिससे हिंदी जो है अपने स्वरूप को प्राप्त करने लगी। व्यंजन में अगर हम लिखें यहाँ पे, जो पुरानी हिंदी का व्यंजन थे, तो इसमें लगभग सभी शब्द आ गए थे, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, और दो स्वर जो औहट में ही आ गए थे, ड़ा और ढ़ा, ये दोनों व्यापक रूप से प्रयोग होने लगे। ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, ता, था, दा, धा, ना। यहाँ उल्टा हो गया, ये पहले ये होना चाहिए, ता, था, दा, धा, ना, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा और हा। इसमें हम देख रहे हैं खष्टी सा नहीं दिख रहा है, तो खष्टी सा केवल तत्सम शब्दों में है, तत्सम शब्दों में, ठीक, ये सुरक्षित है तत्सम शब्दों में, और तद्भव शब्दों में इसका प्रयोग नहीं होता था। और इसके अलावा जो है, जो बड़ा सा था, ये सा के रूप में प्रयोग होता था। किसके रूप में? सा के, जैसे सुंड का सूंड, इस तरह से ये जो बड़ा सा था, ये छोटे सा के रूप में प्रयोग हो रहा था। इसके अलावा जैसे और सारे शब्द हैं, जैसे महाप्राण व्यंजन जो थे, महाप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन जो थे, जैसे महाप्राण व्यंजन क्या है? खा और घा, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ये इनका हा के रूप में उच्चारण है। जैसे गाथा, था है दूसरा व्यंजन, ये देखिए गाथा का क्या हो रहा था? गाहा,
इसी तरह से अल्प प्राण व्यंजन, में अल्प प्राण व्यंजन का जो है, जैसे का, गा, मतलब पहले हर वर्ग का पहला और तीसरा, पहला तीसरा अंतिम, तो इनका जो वो हो रहा था वो या के रूप में, या के रूप में, जैसे राजा का राया, या के रूप में प्रयोग। ये इस तरह के ये प्रयोग चल रहे थे हिंदी में, पुराने हिंदी में। इस तरह से बहुत सारे परिवर्तन थे जो हिंदी को और सरलीकृत कर रहे थे, लोगों के करीब ला रहे थे, लोगों के करीब ला रहे थे। क्या लोग जो है इनको बोलचाल की भाषा में ऐसी इस रूप में कर रहे थे कि बहुसंख्यक लोग कम से कम प्रयास में इसको समझ सकें, इसको बोल सकें, और हिंदी एक मानक रूप प्राप्त कर रही थी, क्योंकि कवियों ने इसमें हिंदी को माध्यम बनाया, हिंदी में कविताएँ रची, पदावलियाँ रची, दोहे रचे। उन दोहों के कारण ही मध्यकालीन साहित्य, आदिकालीन साहित्य, उसके बाद मध्यकालीन व्यापक साहित्य, जिसकी तुलना कई ग्रंथ ऐसे हैं जो विश्व स्तर पर बहुत प्रशंसनीय हैं, तो ये इनकी रचनाएं हुई। उसमें पुरानी हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि पुरानी हिंदी ने ही जो प्राचीन भाषा थी, मध्यकालीन आर्य भाषा थी, उसको आधुनिक आर्य भाषा में परिवर्तित किया। इसके व्याकरण में भी कुछ परिवर्तन हुए। व्याकरणिक जो परिवर्तन हुए उसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे जो पहले चले आ रहे थे वचन, अब दो हो गए थे, एक वचन, एक और एक वचन, बहुवचन। लिंग दो हो गए थे, ये भी यहाँ बने हुए थे। कौन कौन? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये बना हुआ था। इसके अलावा जो हमने बताया था कि ये संस्कृत एक संयोगात्मक भाषा है, ये वियोगात्मक भाषा है, तो इसमें प्रसर्गों का बहुत तेजी से विकास हुआ। जैसे कर्ता ने, प्रसर्गों का बहुत तेजी से विकास हुआ यहाँ पर पुरानी हिंदी में। इसने हिंदी को एक अस्थायी रूप दे दिया। कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस तरह से जो प्रसर्ग थे उनका विकास हुआ। लेकिन कुछ प्रसर्ग ऐसे थे जिनसे कई का काम लिया जाता था, जैसे हिंग, ही प्रसर्ग है। जैसे ही प्रसर्ग, इससे जैसे राजा गर्बहि बोले जाई। अब यहाँ गर्बहि, गर्भ से, राजा गर्बहि बोले जाए, तो गर्भ से। इसी तरह से हिंग जो ये प्रसर्ग है, इसका और कई जगहों पर उपयोग होता है, जहाँ पर इसका प्रयोग जो है पर के रूप में होता है। कहीं कहीं पर ना तो प्रसर्ग है ना ही कारक हैं, जैसे बिरह तपाई तपाई, बिरह तपाई तपाई। क्रिया विशेषण, इस तरह के क्रिया विशेषण का भी एक मानक रूप स्थापित होने लगा, क्रिया का भी मानक रूप स्थापित होने लगा, विशेषण का भी। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का, जो जैसे बेटे से बेटे, बेटा से बेटे, सखी से सखियन, तो स्त्रीलिंग के लिए अन, बेटे ए पुल्लिंग के लिए ए प्रसर्ग, ये प्रत्यय लगा, और इसमें अन प्रत्यय स्त्रीलिंग में, तो सखिया, सखी से सखियन। ये रूप धीरे धीरे हम स्पष्ट है कि ये स्पष्ट होने लगा कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसे बनाया जाएगा, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाएगा। बेटा से बेटे, बेटा से बेटे, ए प्रत्यय यहाँ लगा करके बहुवचन बनाया गया है, यहाँ अन प्रत्यय लगा करके बहुवचन बनाया गया है। तो इस तरह से बहुत जो परिवर्तन चले आ रहे थे उन्हीं को एक अस्थायी रूप मिला, और पुरानी हिंदी नई हिंदी के लिए, या कह सकते हैं कि आधुनिक आर्य भाषाओं के लिए एक पूरी तरह से तैयार करने में पुरानी हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। इसी समय चूँकि ये मुस्लिम काल था, मुस्लिम काल कहने का तात्पर्य है कि विदेशी आक्रमणकारी या मुस्लिम सल्तनत काल में एक अलग भाषा, अरबी, फारसी, ये सब भाषाएं पूरी व्यापक रूप से फैल रही थीं,
तो इनका भी, जैसे दरबार हुआ या सब फारसी भाषाएं, दरबार हुआ, नौबत हुआ, ये सब भाषाएं अब आनी यहाँ शुरू हो गई थी। ये भी हिंदी में व्यापक रूप से प्रचलित की गई। और इसके अलावा जो देसी बोलियों का विकास हो रहा था, चूँकि क्षेत्रीय बोलियों का बहुत सारी बोलियों का इसी समय विकास हुआ, तो इन बोलियों में जो शब्द हैं जैसे ठमकना, घाघरा, घूंघट, खूंटा, ये सब आ रहे थे, इनमें और तेज़ी आई और हिंदी भाषा एक समृद्ध भाषा के रूप में बहुत तेज़ी से अग्रसर हुई और आगामी 200 सालों में ही ये एक अलग रूप प्राप्त करने में सफल रही। वीडियो अच्छा लगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।